इतना बड़ा आघात हुआ है, इससे बाहर सुनेत्रा बहनी को निकलना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि पार्टी की कमान किसी न किसी को देनी चाहिए। अजीत दादा हमारे नेता जो थे, उनके जाने से जो कुछ एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो कभी भर नहीं सकता है। दादा की जगह कोई नहीं ले सकता। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। पवार जी का अचानक जाना ये केवल उनके राजनीतिक दल की नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अजित दादा पवार बड़े नेता थे, पार्टी उनकी खुद की थी, उनके एमएलए है, बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल है। आज मुझे अजित पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर की विंडो में हारिस शेख साहब हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक करते हैं और हमारे स्वतंत्र पे बराबर आपको महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें दे रहे हैं। इसीलिए आप समझ गए हो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर पर आज हम बात कर रहे हैं और बात बहुत जरूरी है, बात आपको जानना बहुत जरूरी है। बात यह है कि 28 जनवरी का सुबह था, अजीत पवार जी का जहाज क्रैश होता है और उनका निधन हो जाता है। पूरा देश शोक में था, उनके परिवार के साथ भी बहुत नुकसान था। शरद पवार पहुंचते हैं, सुप्रिया शुले पहुंचती हैं, उनकी वाइफ पहुंचती हैं, सब कुछ होता है, सब शोक में होते हैं, सब, क्योंकि इतना बड़ा पूरा महाराष्ट्र शोक में था। लेकिन 3 दिन के बाद उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार शपथ ले लेती हैं उप मुख्यमंत्री की। ये सबके लिए बड़ा चौंकाने वाली बात थी। अब हम समझेंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कोई राजनीति है? क्या वजह है? ये होने से किसका फ़ायदा है और ये होने से किसका तंत्र से साथ जुड़ने के लिए आज हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अजीत पवार का जो निधन हुआ सबके लिए बड़ी शोक की खबर थी। लेकिन कभी देखा नहीं गया है कि इतनी जल्दी भाई या कोई और तो शपथ ले लेता, लेकिन पत्नी को आकर शपथ लेना पड़ा उप मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए। तो ये सब प्लान था, क्या है इसके पीछे को ज़रा-सा समझा पाएँगे? जी हैदर भाई, सही सवाल पूछा आपने कि अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे महाराष्ट्र के, तो उनकी 28 जनवरी की सुबह एक प्लेन हादसे में दुर्घटना में मृत्यु हुई और सारे महाराष्ट्र को एक जैसा सदमा लगा था। और उसके बाद 28 जनवरी को ये दुर्घटना हुई, 29 को उनका अंतिम संस्कार हुआ। और आप देखेंगे कि इतना शोकाकुल परिवार था, राष्ट्रवादी का परिवार था और जो उनके विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता थे या तमाम महाराष्ट्र के जो राजनीति को जानने वाले थे, सारे ही लोग सदमे में थे। लेकिन 31 जनवरी को अचानक खबर आती है कि सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है, वो बारामती से मुंबई की ओर निकल गई है और वो शाम में राजभवन में यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। तो कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अजित पवार की मृत्यु को 3 दिन तक पूरे नहीं हुए हैं और सुबह में उसका उनका वहाँ पे अस्थि विसर्जन हुआ है और ये कैसे हो रहा है? ये इतनी जल्दी क्यों हो रही है शपथ लेने की? और सुनेत्रा पवार तो पत्नी है और जैसा कि हमारे भारतीय परंपरा में जो एक शोक का कालावधि होता है, 3 दिन होता है, 13 दिन, 13वीं का एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, लोग आते हैं, शोक जताते हैं और उसके बाद जो है तो रोज़मर्रा की काम जो है, ज़िंदगी के काम जो शुरू होते हैं। लेकिन ये तो 31 जनवरी को शाम को वो आई और यहाँ पे राजभवन में राज्यपाल ने उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हो या बाकी भी समाज, संस्कृति या
ऐसे तबके के जो लोग थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दबाजी क्यों हुई। उसके बाद दूसरे दिन जब शरद पवार जो राष्ट्रवादी के कांग्रेस के संस्थापक है और एक खेमे के नेता है, उनको पूछा गया कि क्या सुनेत्रा पवार की आपसे बात हुई थी कि इस बारे में वो शपथ लेने जा रही है? तो उन्होंने साफ कहा कि मुझसे उनकी कोई बात नहीं हुई थी और इसके बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं कि अ, देखिए इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 धड़ों के ये एकत्रीकरण या यूनिफिकेशन की जो बात चल रही थी कई दिनों से, तो उसको अजित पवार के रहते हुए एक एक गति काफ़ी मोमेंटम भी मिल चुका था। तो वो सारी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन एक जो धड़ा था अजित पवार के जो कोटरी थी या आस-पास के जो उनके राइट लेफ्ट हैंड बड़े-बड़े नेता थे, वो नहीं चाहते हैं कि ये एकत्रीकरण हो। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के धड़े के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ये प्रक्रिया जो है तो बहुत फास्ट की और सुनेत्रा पवार को मनाया कि आप दुखी है, शोकाकुल है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन ये भी करना हमको बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उन्होंने शपथ ली। ये ऐसा एक कयास बाँधा जा रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र में। हरी साहब, हम ये समझना चाहेंगे कि जिस वक़्त ये शपथ लेने के लिए जा रही थी, सुप्रिया सुले से भी बात की पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो ये शपथ के लिए जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। जैसे कि आपने बताया, शरद पवार जी को भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने शपथ ले ली। तो क्या जो अजीत पवार का एनसीपी गुट है, जो ये एक बार मर्जर होने की बात हो रही थी, तो ये समझा जाए कि जो उनके कुछ खास नेता हैं, केवल अजीत पवार मर्जर चाह रहे थे, वो नेता लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं? देखिए सही सवाल पूछा आपने कि अजित पवार का एक कद जो था तो काफ़ी ऊँचा कद था महाराष्ट्र के राजनीति में। और वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता जाने जाते हैं थे और जब वो मीटिंग करते थे, कोई राजनीतिक मीटिंग हो या पब्लिक मीटिंग हो, तो उनका बोलने का अंदाज़ जो है दो टूक हुआ करता था, तो किसी की मजाल नहीं रहती थी कि उनके सामने कुछ बात कहे या उनको टोक दे। तो अजित पवार जब पार्टी भी चलाते थे, तो उनमें उनकी ही बात जो है तो फाइनल या अंतिम मानी जाती थी। अभी महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, जिसमें पूना और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज महानगर पालिका है, वहां पर अजित पवार और शरद पवार के दोनों खेमों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब सारे महाराष्ट्र को एक अचंभा हुआ था कि ये कैसे हो रहा है। तो शरद पवार ने भी उनकी मान्यता दे दी थी कि उनके भी कैंडिडेट जो है तो जो घड़ी उनका चुनाव चिन्ह है उस पर ही अजित पवार के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और दोनों ने चुनाव लड़ा भी। तो जो एक ही पार्टी थी कल तक, 2 ढाई साल पहले तक एक ही पार्टी थी, वो 2 खेमों में बढ़ गई। अभी दोबारा पूना और पिंपरी चिंचवड़ के महानगर पालिका के लिए वो इकट्ठा आ गए थे। उसके बाद अभी जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भी शरद पवार और अजित पवार के जो धड़े हैं, वो इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अभी 3-4 दिन के बाद वोटिंग होने जा रही है जिला परिषद, 12 जिला परिषद के। तो इसका मतलब है कि ये यूनिफिकेशन की प्रोसेस में कुछ कदम आगे डाल चुके थे अजित पवार। और अजित पवार और शरद पवार, उनके जो सीनियर नेता है जयंत पाटिल, और इन सब की जो एक वीडियो भी वायरल हो चुका है कि अजित पवार जो है तो ये यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे और ये महानगर पालिका जिला परिषद के चुनाव होने के बाद ये ऑफिशियली ये पार्टी जो है एक होने वाली थी, इस टाइप से कहा जा रहा है। दिसंबर 11 को जब शरद पवार जी का जन्मदिन था, उस टाइम पर भी ये सब लोग वहां पे गए थे। अजित पवार उनके जो राइट हैंड माने जाते हैं, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, और इन लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें सिर्फ महानगर पालिका या जिला परिषद के बारे में ही, और उसके बाद पार्टी को क्या करना है। तो यूनिफिकेशन के बाद जो है, मर्जर की बात जो है तो ये सीरियसली लेवल पे चल रही थी। लेकिन अभी अजित पवार की अनुपस्थिति में जाहिर सी बात है कि कुछ जो नेता है, खास करके जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जो प्रदेश अध्यक्ष है, और प्रफुल्ल पटेल जो है तो राज्यसभा के खासदार है, ये लोग या
कुछ ये गुट जो है तो वो नहीं चाहता है कि शरद पवार भी ये धड़े में साथ में मिल जाए, क्योंकि वो शरद पवार तो बहुत ज्यादा क्रिटिक माने जाते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के और देवेंद्र यहाँ पे राज्य में देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट के। तो थोड़ा थोड़ा सत्ता का समीकरण बिगड़ ना जाए, आगे किस टाइप से यूनिफिकेशन होगा, ये सारी बातें, ये सारी चिंता वो धड़े को, जो अजित पवार के धड़े को है सता रही। लेकिन अजित पवार के बारे में, अजित पवार थोड़े इमोशनल भी व्यक्ति थे, तो चाचा के साथ उनको जो है तो आपस में, अभी चाचा की भी उम्र 82-83 के करीब है वो, तो वो चाह रहे थे कि ये जो है, जो ये बुरावट, ये खटास जो आ गई है संबंधों में, तो वो मिट जाए और दोबारा फैमिली जो है तो इकट्ठा आ जाए। इस टाइप से उनका प्लान था, योजना थी। और एक आपको बात बता दूं कि ये अजित पवार के जाने के बाद सब जो चल रहा था कि जो यूनिफिकेशन हो रहा है और यूनिफिकेशन की बात हो रही है, एकत्रीकरण की बात हो रही है, बीच में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है कि राष्ट्रवादी के दो धड़ों के यूनिफिकेशन की अगर बात चल रही थी अजित पवार के रहते हुए, तो अजित पवार ने हमको बताया नहीं। तो उससे एक अलग ही सवाल उठने लगे कि बीजेपी क्यों नहीं चाहती यूनिफिकेशन, बीजेपी क्यों, अब अजित पवार ने कहा या नहीं कहा था, वो मुख्यमंत्री से बात की थी, नहीं की थी। उसके बाद में बात शरद पवार का स्टेटमेंट आता है कि अगर एक पार्टी के दो धड़े इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर भाजपा को और भाजपा के मुख्यमंत्री को बताने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा बीजेपी का भी इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। सर, आपने बीजेपी की बात की, इसी दौरान जब ये इनकी डेथ हुई थी, एक विजुअल वायरल हुआ था कि प्रफुल्ल पटेल के घर में देवेंद्र फडणवीस जाते हैं और किसी संत साहब से मिलते हैं। तो ये जो बीजेपी का क्या फायदा और क्या नुकसान, वहां पर बातें हो रही हैं पत्रकारों के बीच में? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो की राजनीति तो ऐसी है कि जो भी विपक्ष में मजबूत नेता या मजबूत राजनीतिक दल होता है, तो और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है या वीक होती है, तो वहां पे अपनी कमी पूरी करने के लिए वो विपक्ष के कई नेता को लुभाते हैं, कई लोगों नेता को मनाते हैं और वो अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे हमने पूरे देश में कई जगह पे उदाहरण देखे हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेता इस टाइप से वो पार्टी में या वो धड़े तो भी मिल जाते हैं बीजेपी में। जैसे अशोक चौहान जो है तो कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नांदेड़ और परिसर में बहुत ज्यादा होल्ड है, तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि उनको एनसीपी का पूरा धड़ा बीजेपी या बीजेपी के साथ आए, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन अजित पवार का जब धड़ा ज्वाइन हुआ तो शरद पवार के धड़े ने फिर उनका विरोध किया, बीजेपी के अगेंस्ट स्टैंड लेना उन्होंने मुनासिब समझा। उसके बाद हुआ ये कि लोकसभा में शरद पवार के धड़े के 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं, कई जगह पे बीजेपी को मात खानी पड़ी। तो ये ताजा इतिहास है, ये अभी 2024 की ही घटनाएं हैं। तो बीजेपी, देखिए उसमें दो बातें हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि शरद पवार का जो धड़ा है वो ज्वाइन हो उनके सत्ता में या सत्ता में पार्टी हो। दूसरा, मैंने जैसा आपको कहा कि प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो, चूंकि सुनील तटकरे जो प्रदेशाध्यक्ष है, उनकी बेटी भी यहाँ पर मिनिस्टर है महिला और बाल कल्याण विकास की। तो विपक्ष मतलब शिवसेना के संजय राउत सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है तो ये तो बीजेपी के बहुत ज्यादा क्लोज है, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। तो उन्होंने कल कहा कि इनके तो दोनों पैर बीजेपी में जा चुके हैं, तो ये लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में तो सिर्फ शरीर से है, मतलब पैर और मन तो इनका बीजेपी में चल रहा है। तो ये थोड़ा अजित पवार का जो धड़ा है राष्ट्रवादी का, तो इसमें कश्मकश और असमंजस की परिस्थिति है। कुछ लोग नहीं चाहते कि अजित शरद पवार धड़े से जोड़ ले या कोई मतलब शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। तो ये थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पर। सर, ये भी कहा जाता है और हमने देखा भी है, अगर पिछले 11 सालों से देखें कि भाजपा ने जिसके साथ गठबंधन किया है, धीरे धीरे वो पार्टी खत्म हो गई है। शिवसेना के साथ था, शिवसेना टूट गया। तो अभी जो ये स्थिति है वहां पर एनसीपी का जो
गठजोड़ दोबारा होने वाला था, तो फिलहाल के लिए वो स्थगित हो गया है या पूरी तरह से खत्म हो गया है? देखिए, आपने जो बात कही कि जो भी प्रादेशिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती है, तो उसको अपने अस्तित्व का खतरा काफ़ी लगता है। तो हम एनसीपी के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें, तो एनसीपी ये बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टी है और कद्दावर नेता उस पार्टी में थे। क्योंकि एनसीपी भी कांग्रेस से ही टूटकर 1999 में कांग्रेस से ही वो फूटकर बाहर निकली थी, तो कांग्रेस के कई कद्दावर नेता एनसीपी के साथ आए। तो एनसीपी को साथ लेना, वो बहुत एनसीपी के लीडर बहुत हार्ड बार्गेनर जिसको हम कहते हैं, वैसे होते हैं। मतलब वो भले बीजेपी के साथ पावर में शामिल होंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं है उनको मनाना या उनके पॉलिटिक्स से टक्कर लेना। अजित पवार भी उसी किस्म के थे, हार्ड बार्गेनर थे और टास्क मास्टर थे। तो ये शरद पवार अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं या फिर वो धड़ा इनके साथ आता है, तो बहुत इतना आसान नहीं रहेगा महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स। भले ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और उप मुख्यमंत्री पद राष्ट्रवादी के पास रहा तो भी। दूसरा आपने सवाल क्या पूछा मुझे? मैं ये कहता कि अब इनका तालमेल एकदम खत्म हो गया है या फिर कोई उम्मीद है? जी, जी। तो बेसिकली अजित पवार जब तक हयात थे तब तक प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा गति मिल चुकी थी और वो इस महीने के आखिर तक वो पूरी उसकी घोषणा ही करने वाले थे जिला परिषद इलेक्शन के बाद में। अभी जो है, तो अभी सुनेत्रा पवार जो है अजित पवार की पत्नी, उनका स्टैंड क्या होता है? वो क्या कदम लेती है? क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। शपथ विधि के बाद उन्होंने अपना पदभार भी नहीं सँभाला है। सिर्फ़ शपथ लेकर वो बारामती वापस चली गई। तो वो इसके बारे में क्या खुलासा करती है? क्या अभी सारा कुछ दारोमदार जो है, तो सुनेत्रा पवार, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के स्टैंड पे है और वो क्या कहते हैं, उस पर आगे की दिशा निश्चित होंगी, यूनिफ़िकेशन एकत्रीकरण के बारे में। हरीश भाई, हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर दोबारा जब ये बीजेपी सत्ता में आई है, तो हमने देखा था एकनाथ शिंदे थोड़ा से नाराज थे और काफी देर बाद वो माने। लेकिन अजीत पवार ने एकदम साफ-साफ कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई मैं तो शपथ ले रहा हूँ, ये ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो एक चीज ये समझना पाएंगे कि एकनाथ शिंदे तो अभी भी मनमुटाव तो हो गई उनका। तो अब बीजेपी के लिए सुनेत्रा पवार जो हैं अजीत पवार की तरह ही स्टैंड लेंगी या फिर अब बीजेपी का एक तरफ तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अब बस एकनाथ शिंदे बचे उनको भी कंट्रोल कर लेगी? देखिए, सुनेत्रा पवार जो है तो राज्यसभा की मेंबर थी। 2024 में लोकसभा में उन्होंने अजीत पवार खेमे की तरफ से लोकसभा के चुनाव अपने ही जो ननंद है सुप्रिया सुले, इनके खिलाफ लड़ा था, जिसमें वो हार गई थी सुनेत्रा पवार। उसके बाद उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में भेजा गया। अभी जो है, अभी उपराष्ट्र उप उप सॉरी उप मुख्यमंत्री का उनको शपथ दिलाई गई, ली उन्होंने और उप मुख्यमंत्री लिए। इनका कार्यकाल कैसा रहेगा ये अभी से बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि बारामती में वो भी काफी सक्रिय है, बारामती के राजनीति में, बारामती के लोकल जो सामाजिक कार्यों में एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क चलाती है, जहाँ पर कई लोगों को बारामती में रोजगार मिला है और उनका एक पर्यावरण में वो खासी रुचि रखती है। उनका एक पर्यावरण का जो है तो एनजीओ भी वो चलाती है वहाँ पर। और वो खुद भी जो है उस्मानाबाद शहर से ताल्लुक रखती है। उस्मानाबाद में जो पॉलिटिक्स चलता है वहाँ पर डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल है, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री है और कई सालों तक मंत्री, सांसद और विधायक रह चुके हैं। वो उनके बड़े भाई है, पद्म सिंह पाटिल। तो उनके घर में राजनीति, कांग्रेस की राजनीति से ही वो बड़ी हुई है। उन्होंने बचपन से ये सारी राजनीति और ये सब ये देखा है, तो वो नई नहीं है। उनको जो निटी-ग्रिटी हम कहते हैं कि राजनीति के गलियों के बारे में, वो अनभिज्ञ नहीं है। उनको ये सब पता है और अजित पवार की इतनी सालों की राजनीति तो वो एक पत्नी के नाते वो क्लोज़ देख रही थी। तो अब देखना है ये कि अजित पवार की जो स्टाइल थी, अजित पवार की काम करने का तरीका था, उनको झट की पट
एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम था, उनका रिजल्ट चाहिए रहता था। उस टाइप से सुनेत्रा पवार को थोड़ा समय देना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो अ, किस टाइप से डिलीवर करती है। एक इन सब के बीच में मराठा वोटर की बड़ी बात हो रही थी। तो मराठा वोटर एनसीपी के साथ ही हैं क्या चक्कर? इसका भी थोड़ा-सा समझाइए चीज़ों को। जी, मराठा वोटर्स देखो, एनसीपी तो प्राइमरीली मराठा पार्टी ही कहा जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र में। उसके लीडरशिप भी मराठा है और अ, जो बेल्ट में वेस्ट महाराष्ट्र बेल्ट में या पुणे बारामती ये बेल्ट में वो बहुत ज़्यादा असर रखती है, वहाँ पर भी मराठा वोट उनको काफ़ी मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बाकी अदर बहुजन या फिर दलित वर्ग हो या फिर माइनॉरिटी मुस्लिम वर्ग में भी उसकी कई पॉकेट्स में एक अपनी पहचान और अपना समर्थक वर्ग जो है वो है वैसा। उनकी सेक्युलर अजित पवार की सेक्युलर एक इमेज की वजह से काफी जगह पर मुंबई में नवाब मलिक हो या फिर हसन मुश्रीफ हो, कोल्हापुर में तो मुस्लिम उनका भी पॉकेट्स कुछ पॉकेट्स में है। अभी ये कहना मुश्किल है कि मराठा ये बात सही है कि सुनेत्रा पवार भी एक मराठा चेहरा महिला तो है, लेकिन वो अजित पवार की लीगेसी आगे ले जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक मराठा अपील तो रहेगी ही उसमें, लेकिन वो मराठा लीडर यहाँ पर सर्वसमावेशक जिसको कहते हैं कि वैसे उस टाइप की अपील करता है। इस वजह से सारे ही समाज में एक उनकी उनकी पैठ अ, तैयार हो जाती है। एक चीज़ और क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, तो जब इन्होंने शपथ ली थी, तो उस वक़्त मराठ के जो लोकल अखबार हैं, उन लोगों ने क्या खबर चलाई थी? क्योंकि एक मराठा समाज की भी हमने बात की है, तो वहाँ पे क्या चर्चा हुई थी इस चीज़ को लेकर? देखिए यहाँ पर उनका जो शपथ विधि हुआ तो मैंने आपको जैसे पहले सवाल के जवाब में कहा कि सब हक्का-बक्का रहेगी कि 28 तारीख को दुर्घटना हुई है और 31 तारीख को जो है तो उन्होंने शपथ ले ली। तो जैसा भारतीय संस्कृति में महिला जो है तो कुछ जगह पे 3 जगह दिन कुछ जगह पे 13वीं के बाद ही जो है तो घर के बाहर निकलती है या अपने काम-धाम में लगती है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में काफ़ी क्रिटिक टीका-टिप्पणी हुई है। यहाँ पे एक लोकसत्ता अखबार है उसने तो ब अपना एडिटोरियल लिख डाला उसमें तो काफ़ी उन पर उन्हें तीखे अंदाज में भी उन पे टीका की कि इतनी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए थे। आपने इस टाइप के वो मतलब एडिटोरियल संपादकीय में विचार रखे गए थे। तो कुल मिलाकर अभी जयंत पाटिल है, शेतकरी कामगार पक्ष के जो नेता है, यहाँ पर जयंत पाटिल, पूर्व विधायक, उन्होंने भी एक रैली में ज़ाहिर मतलब अपने ख़यालात ज़ाहिर किए कि इतनी जल्दी क्या हो क्यों उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली सुनेत्रा भवन में? इतनी भी जल्दी क्या थी? मतलब उनको कम से कम 13वीं तक तो रुकना चाहिए था। तो इस टाइप से समाज में थोड़ा और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चा हुई। अ, थोड़ा टीका ही हुई मतलब उन पर जो इस टाइप से लोगों को पसंद नहीं आया था उस दिन तो भी। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी इसका जवाब नहीं देते आया है कि इतनी जल्दबाज़ी क्यों हुई? उनको उनको भी शॉक लगा था। तो इस टाइप से कुल मिलाकर प्रतिक्रिया थी सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में। एक चीज़ और समझा दीजिए कि ये जो इन्होंने शपथ ली है उप मुख्यमंत्री की अजीत पवार की जगह पे, इसमें ज़्यादा फ़ायदा आपको भाजपा का दिख रहा है या जो अजीत पवार के गुट के कद्दावर नेता थे, उनका ज़्यादा लाभ है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अजीत पवार जो है तो उनका बड़ा बेटा है पार्थ पवार, उनको अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको नर्चर कर रहे थे। क्योंकि 2019 में पार्थ पवार यहाँ पर पूना के पास मावल लोकसभा में चुनाव में खड़े भी हुए थे, लेकिन वो हार गए शिवसेना के उम्मीदवार के। और तो वो पार्थ पवार जो है तो इनके उत्तराधिकारी माने जाते थे कि अजित पवार के बाद। और जब अजित पवार के बाद उप उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी जब चर्चा चल रही थी 31 तारीख के पहले तक, तो पार्थ पवार का ही नाम आ रहा था। तो पार्थ पवार का काफ़ी पार्टी में कंट्रोल है, काफ़ी होल्ड है।
तो पार्थ पवार जो है तो पार्थ पवार आगे पार्थ पवार का रोल क्या रहता है, उसमें भी पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, इन सारे लोगों का रोल क्या रहेगा, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। और यूनिफिकेशन के बारे में जो तो मैंने आपको कहा कि जब जब तक सुनेत्रा पवार कुछ कहती नहीं है, तब तक इसके बारे में सारा कुछ जो है तो और मैं आपको एक बात बता दूं कि राज ठाकरे ने भी इस ये जो ये चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है कि पार्टी जो है तो ये प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने हाईजैक कर ली है और इस टाइप के जो एलिगेशंस चल रहे थे, तो राज ठाकरे ने ये ट्वीट किया था कि मा- राष्ट्रवादी कांग्रेस ये मराठी लोगों की पार्टी है, इस पार्टी का अध्यक्ष पाटिल भले ही हो सकता है, पटेल नहीं। इस टाइप से उन्होंने ट्वीट किया था। तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आया, प्रफुल्ल पटेल की भी प्रतिक्रिया आई थी कि राज ठाकरे ने हमारे पार्टी अफेयर्स में कुछ कहने की कुछ जरूरत नहीं है। तो मतलब थोड़ा उसमें प्रफुल्ल पटेल चूंकि गुजरात से है, लेकिन उनके कई जनरेशन जो है तो महाराष्ट्र के गोंदिया में बिजनेस करते हैं, वहां पे उनका बीड़ी निर्मित का एक बड़ा उद्योग है और काफी अलग अलग बिजनेसेस भी है। तो ये भी थोड़ा एंगल, ये उसको किनार भी है ये सारे मुद्दे को। पर आपको क्या लगता है, क्या चर्चा है, जो अजित पवार के बाद स्पेस खाली हो गया था, तो वो सुनेत्रा पवार के साथ वो वैक्यूम कम होगा या वैसे ही बना रहेगा? देखिए ये सवाल सही है क्योंकि अजित पवार एक बहुत बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी महाराष्ट्र की राजनीति में, उनका एक अलग मकाम था, अलग कद था। सुनेत्रा पवार बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के सेंट्रल स्टेज में नहीं रही है, मतलब वो रैलीज किया या भाषण या इस टाइप से कार्यकर्ताओं से भी, बारामती लेवल पर तो कार्यकर्ताओं से मिली होगी वो, लेकिन राज्य स्तर पे उतना उनका इंटरेक्शन कार्यकर्ताओं से नहीं है। अब अब हमारे इंडिया में ऐसा है कि भारत की राजनीति को अगर हम देखें तो भारत की राजनीति में कोई पद जब मिलता है तो पद का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। वो पद मिलने तक तो कोई भी राजनीतिक नेता बहुत संघर्ष करता है। अभी वो उप मुख्यमंत्री के पद पर है, उनके पास एक पावर है, सत्ता है, तो सत्ता का उनको फायदा होगा ही। अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करना या फिर राजनीति करते समय सत्ता का तो फायदा होगा ही। तो वो उसका इस्तेमाल करके अपनी व्यक्तिमत्व के बारे में कैसा वो ये करती है, रखती है या संपर्क पार्टी के प्रचार के लिए या उसको कितना बेनिफिट होता है, ये सारी बातें जो है आगामी कालावधि में, मतलब आने वाले समय में ही हमको पता चल सकती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में महिलाओं का भी काफी रोल रहा है, जैसा कि प्रतिभादाई पाटिल पूर्व राष्ट्रपति जो है वो हुई है। मैं आपको एक बता दूं कि शरद पवार की जो माताजी थी, जिनको बाई कहा जाता था, तो वो लोकल 1920-30 के दशक में लोकल बॉडी इलेक्शन में थी। वो शेतकरी, वो लेफ्ट विंग शेतकरी कामगार पार्टी जो थी, तो उसकी वो सदस्य थी और बहुत ज्यादा डैशिंग लेडी मानी जाती थी वो, बारामती। तो इनके घर में भी थोड़ा उनको लीगेसी है। अजित पवार की दादी की बात कर रहा हूं मैं, तो इनके इसमें लीगेसी है ऐसा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सुनेत्रा पवार अपने दुख से बाहर आने के बाद अपने नेतृत्व में निखार उनके आएगी और देखते हैं कि आने वाला समय ही बताएगा कि उनका नेतृत्व कैसा रहेगा। जी हाँ, आने वाला समय बताएगा। बस चलते-चलते ये एक चीज़ को और समझा दीजिए कि हमने देखा है कि पार्टी आना-जाना पवार परिवार में लगा रहा है, लेकिन परिवार एकजुट रहा है। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि शरद पवार और अजीत पवार भले ही राजनीतिक, लेकिन एक साथ चाचा-भतीजे जो भी उनकी गठजोड़ थी। पर अभी का जो ये हादसा हुआ है, परिवार में क्या दरार आपको दिख रही, क्या चर्चा हो रही है? क्योंकि ये बड़ी अजीब-सी बात है कि भई एक बार डेथ हुई है और उनको पता ही नहीं शरद पवार को कि ये हुआ, बिना पूछे ये सब चीज़ें, मतलब कि क्योंकि मराठा समाज की भी बात हो रही है, सब चीज़ों को जोड़कर हम लोग समझना चाह रहे हैं सर। देखिए ये सारा जो इतना फ्लूइड है या फिर कहेंगे हम इतना पल पल ये सारी चीजें बदल रही है। जैसा कि जब 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार शपथ लेने गई थी, तब शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी थी कि मुझे तो पूछा नहीं गया, मुझे तो किसी ने बताया नहीं गया। लेकिन कल जब बारामती में अजीत पवार के घर पे श्रद्धांजलि सभा थी, तो शरद पवार वहां पे गए थे। तो वहां पर जाने के बाद
सुनेत्रा पवार, शरद पवार और अजित पवार के दोनों बेटे के साथ क्लोज डोर मीटिंग हुई और उसमें उनकी डिस्कशन चर्चा हुई। उसके बाद जो है तो वहाँ पे बारामती वहाँ पे उनका एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके ट्रस्टी अजित पवार थे। तो वहाँ पर भी शरद पवार के अजित पवार के दोनों बेटों को वहाँ पे बुलाया गया। तो परिवार इकट्ठा ही है, परिवार मिल रहा है, जुड़ रहा है। उसके बाद में कल शरद पवार को जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी क्या रिएक्शन है सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री में, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, उनको वो पद मिला है। तो जाहिर सी बात है उनकी बहू है तो खुशी हो गए एक पद में। तो परिवार में कोई ऐसी दरार दिखती नहीं है, मतलब कितने विगत कई दशकों में इससे भी ज्यादा राजनीति या उनको झेलनी पड़ी, अलग अलग उतार चढ़ाव आए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि परिवार के अंदर दरार तो आना मुश्किल है, उनके राजनीतिक रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हरीश भाई, चलते चलते सुनेत्रा पवार का एक बैकग्राउंड फिर से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? सुनेत्रा पवार जो है तो ये उस्मानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पाटिल फैमिली से ताल्लुक रखती है और उनके भाई डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल जो महाराष्ट्र शरद पवार के बहुत ही करीबी दोस्त है और शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में 1978 में पहली बार मंत्री बने थे। उन्होंने महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है और ऐसे कई बड़े-बड़े मंत्रालय जो शरद पवार के विश्वासु और होने की वजह से शरद पवार ने सारे ही बड़े-बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी जो है तो पद्म सिंह पाटिल के कंधे पे डाली थी। अभी पद्म सिंह पाटिल रिटायर हो चुके हैं और उनका लड़का जो है अभी तो वहां से विधायक है। तो उस फैमिली से आती है, उन्होंने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है, लोकल लेवल का और एक पढ़े लिखे उनके दोनों भाई डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे। तो इस टाइप की फैमिली से आती है और काफ़ी मेहनती उन्होंने वहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल मैंने आपको बताया कि बारामती में बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल पार्क है, जहाँ पर अलग-अलग कंपनियाँ, ब्रांड्स जो है अपने वहाँ से रेडीमेड कपड़े, शर्ट्स, पैंट इस टाइप की सिलाकर फिर वो बड़े-बड़े मार्केट में एक्सपोर्ट भी होता है। तो उसकी वो प्रमुख है और बहुत अच्छे से प्रोफेशनल पद्धति से वो चला रही है वो यूनिट और एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी उनको रुचि है। पर्यावरण और नदी संवर्धन, नदियों का पॉल्यूशन कम करना और ये सारे कामों में उनको रुचि है। तो यही बातें उनकी अभी तक सामने आई हैं। लेकिन एक पूरे राज्य की उप मुख्यमंत्री के नाते वो कैसा परफॉर्म करती है ये तो देखना मतलब समय थोड़ा देना पड़ेगा हमको, इंतज़ार एक करना म जी, एक ये भी अगर कोई खबर हो कि किस सीट से वो आएँगी और फिर राज्यसभा की सीट का क्या होगा? अभी कुछ इसके बारे में कि अभी जी, अभी तो ये तो क्लियर कट हो गई है बात कि राज्यसभा की सीट तो जो है तो पार्थ जो उनका बेटा है उसी को जाने वाली है। अधिकृत पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है और बारामती शहर में जो शहर का जो अजित पवार तो बारामती शहर के विधायक थे, तो उसी सीट से वो खड़े भी रहेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अनअपोज़ भी चुन के आ जाए जब डिक्लेयर होंगा इलेक्शन तो। तो ये सारा अभी चल रहा है पार्टी में। तो चलते-चलते कुछ और बताना चाहेंगे खास इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ और चीज़? नहीं बेसिकली अभी यहाँ पे जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद का वोटिंग होने के बाद तो और इसमें जो मर्जर के बारे में क्या चर्चा चल रही है, दोनों पार्टियां कितनी सीरियस है और सुनेत्रा पवार क्या स्टैंड लेंगी आगे चलकर, इस पर सारा कुछ डिपेंड रहने वाला है। चलिए, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। 28 जनवरी को एक्सीडेंट होता है, 31 को शपथ ले लेती हैं, 5 तारीख को हरिद्वार में अजीत पवार की अस्थियां को विसर्जित किया गया है। तो जो कुछ होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आपको दास स्वतंत्र दिखाता रहेगा। ऐसे में बहुत-बहुत शुक्रिया स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।